हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पर। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं। यह तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अंग्रेजों का भारत विजय। यदि आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री अहम रोल रखता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आइए हम इसके तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किन विदेशी शक्ति या सत्ता के बीच हुआ था। तो कर्नाटक का युद्ध जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को ही सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि सेंट थोमे का युद्ध जो है 1748 में लड़ा गया था। और याद रखें इसी तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबूर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से लेकर 1748 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसके कारण क्या थे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर ही प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुए थे उसके तत्कालिक कारण ये थे कि अंग्रेज अधिकारी बर्नौट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना कब्जा कर लिया था और इसी वजह से जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है कि पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डेनो की सहायता से मद्रास कब जीत लिया था। तो मद्रास जीत लिया था 1746 ईस्वी में। 1746 ईस्वी में जो पांडिचेरी के गवर्नर थे जिसका नाम था डुप्ले, उन्होंने मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर थे जिसका नाम था ला बोर्डेनो, इसकी सहायता से मद्रास पर कब्जा कर लिया था। कब? 1746 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच लड़ा गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सो फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था, जो कि कर्नाटक के नवाब थे। ठीक है, और इसके अनवरुद्दीन के जो है सो सेनापति इस युद्ध को लड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अनवरुद्दीन। कर्नाटक युद्ध हो रहा था किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। लेकिन यहाँ से जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसका साथ दे रहा था। तो कर्नाटक के फ्रांसीसी सेना और यहाँ पे मैं ये कह दिया कि ये ब्रिटिश साथ दे रहे थे अनवरुद्दीन को। कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी साथ दे रहे थे अनवरुद्दीन का जीजा था जिसका नाम था चंदा साहब, इसका साथ दे रहे थे फ्रेंच। ठीक है, तो ब्रिटिश के तरफ से किसने लड़ा था? अनवरुद्दीन ने लड़ा था और इसने अपने सेना नायक को उतारे थे फ्रांसीसी के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अभी यहाँ पे मैंने बताया है कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? अनवरुद्दीन कर रहे हैं, अनवरुद्दीन। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है उसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध में किया है पैराडाइज ने। किसने किया है? पैराडाइज ने। ला बोर्डेनो तो जानते हैं मॉरिशस के गवर्नर का नाम था, फ्रेंच गवर्नर थे मॉरिशस के। और पैराडाइज जो है सो प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसका नेतृत्व किया है?
फ्रांसीसी का नेतृत्व किया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अडियार नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है 1748 में हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1746 में और इसकी समाप्ति 1748 में हुई। इसे सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लेकर जो है सो कारण था, जिसको लेकर ये लड़ा गया, मतलब कि यूरोप में लड़ा गया था और उसका ही विस्तारित रूप इंडिया में कर्नाटक युद्ध के रूप में देखा गया। ठीक है, और तत्कालिक कारण अगर पूछा जाए इसका तो क्या था? अंग्रेज अधिकारी बर्नौट जो है वो कुछ फ्रांसीसी जहाज पर जो है कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला-सैपल की संधि के द्वारा हुई, जो किसके लिए हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसको समाप्त करने के लिए एक्सला-सैपल की संधि हुई और इसी संधि के तहत जो है भारत में भी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत जो है 1749 ईस्वी से लेकर 1753 ईस्वी तक होता है। 1749 से लेकर 1753 ईस्वी तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चलता है और 1749 में अंबुर का युद्ध होता है, अंबुर का युद्ध। ठीक है, और इसकी समाप्ति किसके तहत होती है? तो इसकी समाप्ति जो है पौंडीचेरी या गोडेहू की संधि के तहत जो है सो इसकी समाप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन जो है इसमें से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी परिस्थितियों ने तैयार की थी। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी परिस्थितियों ने तैयार नहीं किया था, ये विदेशी परिस्थितियों ने तैयार नहीं किया था। हम लोग जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की वजह से यूरोप में युद्ध होना शुरू हुआ और उसी का विस्तारित रूप जो है सो भारत में ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच जो युद्ध हुआ उसको हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो है पृष्ठभूमि विदेशी परिस्थितियों ने तैयार किया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की क्या वजह थे? तो देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का वजह था एक तो हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक, इनके उत्तराधिकार को लेकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुए थे। हैदराबाद में जो है सो निजामुल मुल्क के निधन के बाद 1748 में इसका बेटा था नासिर जंग और इसका बेटा इसने जो है अपने को उत्तराधिकार बताया, लेकिन इसका एक भतीजा था, किसका? निजामुल मुल्क का, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। इसने भी अपने आप को उत्तराधिकार के लिए तैयार किया। तो अब इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें नासिर जंग का साथ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दी और मुजफ्फर जंग का साथ जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया। तो इस वजह से जो है सो यह एक कारण बना। दूसरा, इसी तरह से कर्नाटक युद्ध की बात कर दें तो नवाब अनवरुद्दीन और इसका जीजा था चंदा साहब। ये मराठा केंद्र से अभी छूटा ही था 1748 में और आकर जो है कर्नाटक पर शासन करना चाहा और इस चंदा साहब का साथ किसने दे दिया? फ्रेंच ने दे दिया। और अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे रहा है। तो इन्हीं मतलब कि टकराव की वजह से जो है सो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तो ये देखिए ना किसके वजह से हो रहा है? हैदराबाद और कर्नाटक के
उत्तराधिकार को लेकर हो रहा है, तो क्या ये विदेशी परिस्थिति है? नहीं, ये देश का परिस्थिति है ना। तो इस तरह से ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी परिस्थितियों ने तैयार किया था, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फर जंग का मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। हाँ, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का जो है समर्थन किया था, ठीक है। तो और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो है 2 सही है और ऑप्शन के हिसाब से बी सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1754 में हुई। जैसे कि पहले मैंने बताया कि इसकी शुरुआत, प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत जो है 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको हो रहा है 1749 से लेकर 1754 तक। और एक तृतीय कर्नाटक युद्ध भी होता है और ये होता है आपको 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक, है ना। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हो रही है? 1754 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है पांडिचेरी की संधि, या इसको कहीं कहीं गोडेहू की संधि भी लिखते हैं, गोडेहू की संधि। इसके तहत जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला-सैपल की संधि के तहत, ठीक है। और इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? अभी बताया है 1756 में कौन सा युद्ध हो रहा है? तृतीय कर्नाटक युद्ध। और ये क्यों हो रहा है? तो ये जो है ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार है, ठीक है। तो ये हो रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध? तृतीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन 1, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। हाँ, ये तो कारण था, इसमें नो डाउट ये सही है। दूसरा है कि 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली ने फोर्ट सेंट डेविड, जो कि मद्रास में है, कहाँ है? मद्रास में है, पर नियंत्रण कर लिया। जी हाँ, ये भी कर लिया। तो इस तरह से दोनों कथन सही है। कथन ए और दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध 1760 में, ये 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो है यह युद्ध लड़ा गया था। 22 जनवरी 1960 को लड़ा गया था। अंग्रेजों के तरफ से जो है, ब्रिटिश के तरफ से जो है, इसमें सर आयरकूट थे। क्या थे? आयरकूट ने लड़ा। और अगर हम फ्रेंच की तरफ से देख ले तो काउंट लाली ने इस युद्ध को लड़ा था। इस युद्ध में जो है सो इसकी हार हो जाती है, अंग्रेज जीत जाते हैं। और माना जाता है कि इसी युद्ध के बाद से जो है सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कब हुआ? तो अंत इसका होता है 1763 में। शुरुआत 1754 में और खत्म 1763 में। ये यूं भी याद रहेगा कि इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 56 से 63 तक चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था? तो ये जो है संधि पेरिस के संधि के तहत। किसके तहत? पेरिस के संधि। ये तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि, सेकेंड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी या गोडेहू की संधि, और फर्स्ट कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है
वो होता है एक्सला-सैपल की संधि के तहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के तीनों युद्ध में अंग्रेज की सफलता के क्या कारण थे? तीनों युद्ध अंग्रेज जीत गए कर्नाटक के, इसके क्या कारण रहे होंगे? तो पहला कारण यह है कि ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिश कंपनी ये गैर सरकारी संस्था थी। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, सो एक सरकारी संस्था थी, पूर्ण रूपेण सरकारी संस्था थी और सरकार का नियंत्रण था। तो इसके अधिकारी बहुत हद तक खुल के कुछ अपना कर नहीं सकते। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी जो थी एक गैर सरकारी कंपनी थी, है ना, जिसके 217 मतलब भागीदार थे और ये कंपनी अपने हिसाब से अपना निर्णय ले सकती थी। यह एक महत्वपूर्ण कारण है इनके सफलता का। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का सैनिक संगठन उच्च स्तर का था, ये भी सही है। अंग्रेजों की मजबूत आर्थिक स्थिति, जी हाँ, ये भी सही है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। कर्नाटक के तीनों युद्धों में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, अब अंग्रेजों की सफलता के कारण हमने बता दिया, अब फ्रांसीसियों की असफलता के कारण फ्रेंच कंपनी का राजकीय सहायता पर निर्भर, जी हाँ, ये पूरी तरह से सरकारी संस्था थी तो राजकीय सहायता पर निर्भरता थी इसकी। फ्रेंच कंपनी का आर्थिक स्थिति का ब्रिटिश कंपनी के तुलना में कमजोर होना, बिल्कुल कमजोर था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव था, बिल्कुल सही कथन सही है ना, फ्रांसीसियों के असफलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में होता है, बहुत ही शक्तिशाली नवाब था। लेकिन इसके बाद जो है, इसका चूंकि कोई पुत्र नहीं था तो इसका नाती जिसका नाम था सिराजुद्दौला, यह गद्दी प्राप्त करता है, इससे उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और तो इस तरह से जो है बंगाल का नवाब 1756 के बाद बना सिराजुद्दौला। बहुत कम समय के लिए बना, बेचारा संघर्ष में मारा गया। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का सबसे बड़ा कारण क्या था कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जो है सो एक फरमान जारी किया गया था, शाही फरमान, है ना, शाही फरमान। और इसमें जो है ना सो खुली छूट 3000 रुपये वार्षिक खराज पे, यानी वार्षिक लगान 3000 रुपये देकर बिना लगान का जो है सो वर्ष भर व्यापार किया जा सकता था। ये फरमान जो था फर्रुखसियर पीलिया रोग से ग्रसित था और अंग्रेज डॉक्टर ने इसको ठीक किया था और उस खुशी में जो है सो ये रसगुल्ले बांट दिए, मतलब कि फरमान दे दिए अंग्रेजों को कि 3000 रुपये वार्षिक खराज आप जमा करो और बिहार बंगाल के क्षेत्र में जो है क्या करो, फ्री व्यापार करो। तो यही जो है सो इसका मुख्य कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। ब्लैक हॉल की घटना को किसने प्रस्तुत किया? तो हॉलवेल नामक अंग्रेज ने ब्लैक हॉल की घटना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, हाँ, कालकोठरी यानी ब्लैक हॉल की घटना से संबंधित शासक कौन सा है? सिराजुद्दौला ने ही जो है 20 जून 1756 को, है ना, 143 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया और सुबह खोलकर देखा तो मात्र 23 जिंदा थे, जिसमें एक था क्या, अभी जो मैंने नाम पढ़ा था, हॉलवेल। तो हॉलवेल ने ही यह कहानी बताई। अब ये सही था या गलत, इतिहास बताता है, कहीं गलत, कोई इतिहासकार गलत लिखते हैं कि नहीं ये सही नहीं था, कोई सही लिखते हैं, ठीक है। तो 143 लोगों को बंद किया था, जिसमें 23 जिंदा बचे थे, जिसमें एक था हॉलवेल। ब्लैक हॉल में हॉलवेल फंस गए थे। तो हॉलवेल ने यह घटना बताई थी, है ना, कालकोठरी। और ये किसने किया था? सिराजुद्दौला ने, सॉरी मैं सुजाउद्दौला मार दिया हूँ, सिराजुद्दौला, बंगाल का शासक सिराजुद्दौला, है ना। और ये कब किया था? जब कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज।
चलिए नेक्स्ट, बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा? देखो सिराजुद्दौला ने ही कलकत्ता को अलीनगर कहा और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि भी हुई और इस संधि के तहत जो है सो उसने वो शाही फरमान जो था उसको दोबारा जो है लागू कर दिया सिराजुद्दौला ने, जिसके तहत फ्री व्यापार अंग्रेज बंगाल के क्षेत्र में कर सकते थे। ठीक है, ये हॉलवेल की जो घटना थी ब्लैक हॉल, उसके बाद का ये संधि है अलीनगर की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध, जी हाँ, प्लासी का युद्ध हम लोग जानते हैं कि ये हुआ आपको 23 जून को, 23 जून 1757 को। हॉलवेल की घटना के बाद जो है ना रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, ये दोनों मद्रास में जो मतलब कि थे, और जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी को इसकी हॉलवेल का ये जो घटना पता चला, मतलब ब्लैक हॉल वाली घटना, तो उन्होंने जो है सो अपना नौसैनिक बेड़ा लेकर जो है कलकत्ता आया। कलकत्ता में पहले जो है सो पहुंचा, और ये ब्लैक हॉल की घटना तो 1756 की है और 20 जून 1756 की है, 20 जून 1756 की। और ये साहब जो है वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव, ये मद्रास से पहुंच जाते हैं कलकत्ता, और ये पहुंचते हैं कब? ये पहुंचते हैं जनवरी 1757 में, और फिर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है, और आखिरकार 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध। हालांकि अलीनगर के संधि में ही जो है सो सिराजुद्दौला अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि भाई अपना व्यापार करो, और हम जो है सो अपना प्रतिबंध जो है कि भाई आप बाउंड्री नहीं कर सकते, किलाबंदी नहीं कर सकते, आप ये सब करो, ठीक है, हमको माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला के कुछ क्या बोले नमक हराम लोगों ने, उसके कुछ अधिकारियों ने उसको धोखा दे दिया, और 23 जून को जो है सो उसको लड़वा के मरवा दिया, है ना। चलिए, तो ये जो है प्लासी का युद्ध 23 जून को हुआ था, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अभी बताया था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया? मीर जाफर ने दिया, इसका तो सेनापति ही था मीर जाफर, इसने तो दे ही दिया। राय दुर्लभ और मणिचंद, इन सबों ने इसको धोखा दिया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी ने धोखा दिया था। अब है निम्नलिखित में से प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो प्लासी के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हो गया। ठीक है, अंग्रेज की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई, अंग्रेजी की सैन्य शक्ति मजबूत हुई नहीं, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसीटॉट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? 1760 में जो है नवाब बनाया गया था मीर कासिम को। पहले तो 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध जीता तो मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर ने जो है गद्देदारी की और अंग्रेजों के साथ गद्देदारी की। ये जो है फ्रांसीसियों के साथ कुछ समझौता करने लगा, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को गद्दी पे 1760 में बैठा दिया। ठीक है, तो इसने 1760 में किसको गद्दी पे बैठा दिया? मीर कासिम को। और इसी घटना को वेंसीटॉट ने 1760 की क्रांति बताई, 1760 की क्रांति बताई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? तो मीर कासिम ही ऐसे बंगाल के शासक हुए जिन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के किस शासक द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु एक अतिरिक्त कर जिसका नाम है खिजरी जामा कर, इस
किसने लगाया था? मीर कासिम ने लगाया था। खिजरी जमा कर किसने लगाया था? मीर कासिम ने, और ये राजस्व वृद्धि के लिए था, ठीक है, राजस्व वसूली के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध भी एक इम्पोर्टेंट युद्ध है और यह हुआ था अक्टूबर में, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया? तो देखिए, बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज और शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम इन तीनों के साथ, यानी कि सभी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इन सभी के साथ बक्सर का युद्ध हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और दूसरी तरफ ये संयुक्त सेना थी, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, और इसका नेतृत्व किया था शुजा-उद-दौला ने, है ना, शुजा-उद-दौला ने नेतृत्व किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे इसका नेतृत्व। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मीर कासिम के सेना का नेतृत्व किया गुरगीन खान ने। किसने? गुरगीन खान ने। देखिए, ये संयुक्त सेना जो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, इसका नेतृत्व जो है शुजा-उद-दौला कर रहे थे, शुजा-उद-दौला, इन संयुक्त सेना का नेतृत्व। और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो। अब यहाँ इस बात को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति का काम कर रहा है हेक्टर मुनरो। इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, है ना, और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उसमें कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव, है ना, वो कर रहे थे। तो इन दोनों नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, हेक्टर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो जब ये बक्सर का युद्ध जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और संयुक्त सेना की हार हुई, तो दो इलाहाबाद की संधि हुई। एक हुई 12 अगस्त को और एक हुई 16 अगस्त को, ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है। और ये कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अंग्रेज और किसके बीच? पहले 12 अगस्त को किया, 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की, और ये शाह आलम द्वितीय मुगल मतलब बादशाह हुआ करते थे उस समय, उससे। और 16 अगस्त को जो हुआ ये शुजा-उद-दौला के साथ। किसके साथ हो रहा है? शुजा-उद-दौला के साथ, ठीक है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। तो दो। अब देखिए, यहाँ पूछ रहा है इलाहाबाद की संधि। अब ये नहीं बोल रहा है कि पहली संधि या इलाहाबाद की दूसरी संधि, तो हम पहली संधि के साथ जाएंगे, जो कि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? अब यहाँ पर भी पहला संधि पहला या दूसरा नहीं पूछा है, तो हम पहला के साथ जाएंगे। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो है यह हो रहा है किसके बीच? शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अच्छा देखिए, इलाहाबाद की संधि, इससे पहले जो बक्सर का युद्ध हुआ वो हेक्टर मुनरो लड़ा, लेकिन संधि के लिए किसको बुलाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि प्लासी का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का प्रथम संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम संधि, इलाहाबाद के प्रथम संधि। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ठीक है, दीवानी दे दिया, बोला कि भाई आप यहाँ से कर वसूल सकते हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा से। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। हाँ, इसने कहा कि ठीक है, दीवानी हमें मिल गई है तो हम 26 लाख रुपये प्रति वर्ष आपको पेंशन के रूप में देंगे। रॉबर्ट क्लाइव ये वादा कर रहे हैं, और रॉबर्ट क्लाइव ने ये शुरू भी किया, दिया भी। बाद में जो है 1773 के साल में जो है जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बने तो उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये दोनों कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। बंगाल में द्वैध शासन, अब देखिए द्वैध शासन क्या होता है, थोड़ा समझने का इसका प्रयास कीजिए। जब एक ही जमीन पर दो लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता हो,
तो बंगाल में अभी संधि हो रही है इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के तहत जो है अब अंग्रेजों को अधिकार मिला कि आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? दीवानी अधिकार रख सकते हैं, यानी कि कर वसूल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर वसूल सकते। एक दो शब्द हैं, देखिए, एक तो दीवानी हो गए और दूसरा फौजदारी। फौजदारी फौजदारी अब देखिए, दीवानी अधिकार का मतलब है कि आप कर की वसूली कर सकते हैं, यानी वित्तीय प्रभार आपको मिल गया। और फौजदारी मतलब कि अधिकार का मतलब हुआ कि शासन प्रशासन देख रेख, ठीक है। और ये जो है 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हो रही है, तो अंग्रेजों को क्या मिला है? दीवानी अधिकार, यानी कि आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा से कर की वसूली कर सकते हैं। लेकिन वहाँ का शासन प्रशासन कैसा चलेगा, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये कौन देखेगा? ये मुगल ही अभी देखेंगे। कौन देखेंगे? मुगल ही देखेंगे। यानी कि शासन प्रशासन की सारी जिम्मेवारी कौन रखेगा? फौजदारी जिम्मेवारी किसके पास है? मुगल के पास। और दीवानी अधिकार किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास। तो एक ही जमीन पर एक ही लोगों पर दो लोग शासन कर रहे हैं ना। कर लेने के लिए शासन ये कर रहा है और शासन व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखने के लिए शासन मुगल कर रहे हैं। तो इसी को कहा गया द्वैध शासन। कौन से शासन? द्वैध शासन। अब देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी द्वैध शासन वाली व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार नवाब के पास था। देखिए भाई, प्रशासन तो कर सकता था मुगल जो है वो कर सकते थे, लेकिन राजस्व वसूली का अधिकार था नवाब के पास नहीं था, ठीक है। दीवानी जो है, दीवानी न्याय का अधिकार था नवाब के पास नहीं था। तो ये कथन तो सरासर गलत हो गया कि भाई नहीं था, ये अधिकार अंग्रेजों के पास था। आंतरिक शांतिक व्यवस्था यानी कि फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व कंपनी को दे दिया गया था। नहीं, कंपनी को नहीं दे दिया गया था, ये नवाब ही चलाते थे, ठीक है। कंपनी को तो सिर्फ कर वसूलने यानी दीवानी अधिकार दिए गए थे। तो ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों कथन क्या हो गए? गलत हो गए। तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भाई ना तो एक सही है और ना तो दो सही है, तो दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन का क्या प्रभाव हुआ? देखिए, दीर्घ काल में भारतीय व्यापार का विनाश हुआ, बिल्कुल विनाश हुआ। अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, ठीक है, ये भी देखी गई थी। और कृषकों की स्थिति दयनीय हुई। हाँ, दयनीय हुई। 1770 ईस्वी में जानते हैं एक बड़ा अकाल पड़ा था भाई, बंगाल के क्षेत्र में अकाल पड़ा था, ठीक है, ये द्वैध शासन को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से ये उपयुक्त सभी कथन जो हैं सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार 1765 से 1772 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था? क्या किया था? 1765 से 1772 का बीच जो द्वैध शासन का जो काल है, उसको जो है बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित करने की बात जो है सो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो यह कहा है, यानी कि डाकुओं का काल कहा है किसने? तो इसका नाम है के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने डाकुओं को काल कहा है। किसको? द्वैध शासन का जो काल है 1765 से 1772 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था? तो लागू अभी कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। और मैंने हटाया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया था, ये भी बात बताई। 1765 में लगा रहा है ना, 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट है कि 1755 में हैदर अली कहाँ का फौजदार बनना चाहता था? तो हैदर अली बनना चाहता था डिंडीगुल का फौजदार बनना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा से हैदर पराजित होता है? तो माधवराव से पराजित होता है। किससे पराजित होता है? माधवराव प्रथम, है ना, माधवराव प्रथम के द्वारा। और ये 1771 ईस्वी में जो है ये
पराजित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर की प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अवधि क्या था? 1767 से 69 था। चलिए यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे भी आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो बन गया है। दोस्तों आप अगर कहीं से तैयारी कर चुके हैं और आप ऑब्जेक्टिव सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो अगर समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए। अगर कहीं पे लग रहा है कि और ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव आपको रेडमार्क ऑनलाइन के जो हैं रेडमार्क ऑनलाइन इस पे जो है सो टेलीग्राम पे आपको इसका ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर इसका पीडीएफ ये कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से आप। और ठीक है, आपको समझ में आ रही है तो आप जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।